सो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, इस पर हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं टॉपिक पे। देयर आर सो मेनी स्टेजेस टू अंडरस्टैंड, बट मैंने आप लोग को कुछ ब्रीफ किया था लाप्लेस ट्रांसफॉर्म पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन जब मैंने कराया था आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, थोड़ा बहुत आप लोगों ने जो सर्किट थ्योरी में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। सो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम फॉर्म करते हैं तो उसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी आपने पढ़ा होगा, बट हियर वी विल टेक द लाप्लेस ट्रांसफॉर्म मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगेन सिलेबस आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक नहीं जा रहा है। सिलेबस जा रहा है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसकी शक्ल को बदल दो। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं आपको कहूँ कोई भी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन से आरएल सर्किट का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है और क्यों बनता है, तो अगर मैं एक आरएल सर्किट आपको देता हूँ और कहता हूँ कि इसके लिए इक्वेशन लिखो जब मैं इस स्विच को t इक्वल टू 0 पर क्लोज करूँ, ऐसे t इक्वल टू 0 लिख दिया, क्लोज करूँ, और ये R है और ये L है और ये कोई वोल्टेज सोर्स है कांस्टेंट अगर E, और मैं कहता हूँ कि इसके लिए आप इक्वेशन लिखिए, ठीक है। सो आपको जब DC सर्किट पढ़ाया जाता है तो उसमें R सर्किट ही होता है, सारे के सारे, ध्यान दीजिएगा, सिलेबस भी देखिएगा, रजिस्टिव सर्किट लिखा हुआ है स्पेशली, देयर इज़ नो RL और RLC सर्किट। क्योंकि जब हम रजिस्टिव सर्किट लेते हैं तो मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि इंडक्टर नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ R सर्किट अगर है, ठीक है, तो जब मैं कहूँगा कि किसी टाइम एक्सिस पर मैं जानना चाह रहा हूं कि करंट कितना इसमें से आया टाइम पे, मतलब मैंने एक स्टॉप वॉच लिया, स्टॉप वॉच को ऑन किया जिससे मैंने स्विच को क्लोज किया, तो स्टॉप वॉच मेरा 0 से शुरू हुआ, टक 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 धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मैंने 0 ये मान लिया जब स्टॉप वॉच को ऑन किया, है ना। सबका अपना अपना सर्किट अपने पास है, जो जब ऑन करे, घड़ी के 10 AM और 11 AM से मतलब नहीं है, एट व्हाट टाइम योर स्टॉप वॉच यू स्विच ऑन, जब मैंने स्विच को क्लोज किया उसी समय। अब मैं क्या देखूंगा कि जैसे ही ये स्विच ऑन हुआ करंट का वैल्यू क्या है, ठीक है, करंट का वैल्यू क्या है। करंट का वैल्यू के लिए मान लीजिए मैंने एक एमीटर भी लगा दिया है सर्किट में सपोज, तो मैं कह रहा हूं करंट एट एनी टाइम t, आई इन ब्रैकेट में t का क्या मतलब है, करंट एट एनी टाइम t। यानी मैं कह रहा हूं कि स्टॉप वॉच मेरा चल रहा है ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे मैं प्रत्येक सेकेंड पर देख रहा हूं कि डिस्प्ले क्या है। तो जब मैंने आर सर्किट को यानी रजिस्टिव सर्किट को कनेक्ट किया इस वोल्टेज सोर्स से, तो जैसे ही कनेक्ट किया, अगर मैं मान लूं कि ये 10 वोल्ट था और अगर मैं मान लूं कि ये 5 ओम था, तो देखा कि 2 एम्पियर का करंट बिल्कुल t बराबर 0 जैसे स्विच ऑन किया से चला और चलता चला गया, चलता चला गया, है ना। कब तक चलता जाएगा, जब तक ये बैटरी जिंदा है, नहीं, गोबर वाला बात है, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। तो जब तक ये बैटरी जिंदा है, और आइडियल है अगर हम कह रहे हैं तो जिंदा है और जिंदा रहेगा, तब तक ये करंट का वैल्यू ऐसे ही रहेगा। रियल सिचुएशन में क्या होगा, ये सेल धीरे धीरे वीक पड़ेगा, ईएमएफ ड्रॉप होगा, वोल्टेज का वैल्यू कम होगा, करंट भी धीरे धीरे डिप होगा। हो सकता है एक समय के बाद बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि आप इसको रजिस्टर्ड नहीं कर पाओ, बट मैं अगर आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं तो ये कहानी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें L को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कुछ भी हो, 1 मिली हेनरी हो, कुछ भी हो, तो अभी ये जो कर्व है ऐसा नहीं आएगा। आप क्या देखेंगे कि ये कर्व का शक्ल बदल गया। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, रेजिस्टेंस तो मना नहीं करता करंट को फ्लो करने के लिए, लेकिन इसमें क्या होगा, लेंज लॉ कहेगा एक अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और वो ईएमएफ बिल्कुल अपोज करेगा इस ई को, यानी शुरू में बिल्कुल ई बराबर ई आएगा, क्योंकि मैक्सिमम चेंज होना चाह रहा है करंट, तो वो बिल्कुल जीरो। फिर लेकिन ई बोलेगा कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग, तू तो डी आई बाई डी टी पे डिपेंड कर रहा है, जितना करंट चेंज करूंगा तेरे थ्रू,
तो धीरे धीरे ये जो E है वो कम होगा, है ना। फराडे साहब ने कहा था ना LdI/dt EMF इंड्यूस्ड, तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सबसे हाई था, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ E इंड्यूस्ड हुआ, तो सबसे लोएस्ट पे करंट रहा। उसके बाद जैसे जैसे ये वीकेंड हुआ तो ये स्टेडी स्टेट पे आना शुरू हुआ अधिकतम, क्योंकि अगर L नहीं होता तो अधिकतम 2 एम्पीयर करंट होता। तो जब ये स्टेडी स्टेट पे आ जाता है, यानी जब ये कंडीशंस चेंज हो जाता है सारा, तो ये एक शॉर्ट सर्किट वायर का काम करता है। तो क्या होता है, करंट वैसे ना बढ़ के ऐसे बढ़ेगा और ऐसे जाके मिल जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। ये आपने RL सर्किट का ग्राफ पढ़ा होगा। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट कहते हैं, करंट का बढ़ना या राइज एंड डिके कह दीजिए। तो ये करंट का बढ़ना है और बढ़ गया। ऐसे ही अगर मैं इसको हटा करके शॉर्ट कर दूं तो डिके होगा, करंट गिरता जो भी है। तो ये जो करंट है ये शुरू में 0 था और यहाँ आकर के ये एक कांस्टेंट वैल्यू पकड़ लिया या स्टेडी स्टेट। सो जब हम सर्किट पढ़ते हैं तो उसके 2 पोर्शन हैं, एक है ट्रांजिएंट जब वो बदल आया है और दूसरा है स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट, इसको कहते हैं क्षणिक, ये ज़्यादा समय नहीं लेता है, और इसको कहते हैं हम स्टेडी मतलब क्या बोलते हैं, स्थिर। तो क्षणिक है, चुटकी बजाई वहाँ पहुँच गया, ठीक है। करंट का मैंने आपको पैटर्न बता दिया। तो अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप अमूमन क्या करते हैं, अगर मैं आपको सर्किट दे दूँ RL सर्किट और कहूँ कि मुझे करंट बताइए बहुत देर बाद, ऐसे लिखो कि मुझे करंट बताइए जब काफ़ी समय बीत चुका है, मैं ऐसे जेई का क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्या करूँगा, R का वैल्यू दे दूंगा, L का वैल्यू नहीं दूंगा, और फिर बोलूँगा करंट बताइए सर्किट में जब बहुत देर हो चुका हो, काफ़ी समय के बाद। तो आप कहेंगे यार L छपा नहीं है, जबकि हमें यह पता होना चाहिए कि बहुत समय के बाद, यानी कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जो है एक शॉर्ट सर्किट यानी प्लेन वायर का काम करेगा, और जब प्लेन वायर का काम करेगा तो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, 2 एम्पीयर का करंट होगा। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मैं स्टेडी स्टेट से पहले की बात कर रहा हूं, ट्रांजिएंट कंडीशन की बात कर रहा हूं, जो आप पढ़ते हैं RL सर्किट में, तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मैं KVL अप्लाई करूं, यहां से चलूं तो कहूंगा अप्लाइंग KVL, ऐसे ही लिखते हैं ना, और ये A B C D, फिर वही A आ जाएगा, A B C A, हर 2 एलिमेंट के बीच में एक डाल दिया मैंने नोड, KVL इन A B C A। तो मैं यहाँ से चला तो कहूँगा वोल्टेज यहाँ था, अगर VA जो भी था, कोई पोटेंशियल वैल्यू था, उसमें मैंने क्या किया, ऐड कर दिया EMF E, बढ़ा दिया उसको, वोल्टेज को ऐड कर दिया, माइनस मैंने इसमें से ड्रॉप कर दिया उस समय जो करंट बह रहा होगा। तो मैंने कहा भाई एट एनी टाइम T, किसी टाइम T पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, शायद ये बात बोला है आप लोगों को क्लास में भी, एट एनी टाइम T। अब वो टाइम T उनका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, सबको अपने अपने समय पे चूज़ किया है। नहीं, मैंने फोटो खींचा और उस फोटो को देख के कहा कि यार इस समय का करंट कितना है, लिखो कितना है। तो एट एनी टाइम T ये E माइनस हो जाएगा R इंटू आई टी, यानी उस टाइम T पर जो करंट I इंटू R ड्रॉप फिक्स्ड वैल्यू होगा, माइनस ये जो EMF इंड्यूस्ड हुआ, बराबर कहाँ पहुँचूंगा मैं, फिर VA पे पहुँच जाऊँगा, VA पहुँच जाऊँगा ना, फिर से VA से चला, उसमें कुछ ऐड किया, फिर वो सारा लॉस करके फिर वही पहुँच गया। 10 रुपया जेब में था, 100 रुपया दिया, 70 इसको दिया, 30 इसको दिया, वापस उतना पे आ गया। तो दोनों तरफ से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो उस चीज़ को बार बार ना लेके हम सीधा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मन में कि यहाँ से कुछ भी रख लो और इतना बराबर क्या कहते हैं, 0। अब फराडे लॉ से पता है कि जो E इंड्यूस्ड है वो है LdIT/dt। तो इसको इसमें फीड कर दिया, ठीक है, तो मिटा दो, इसको इसमें फीड कर दिया, अगर चल रहा है ना। तो अप्लाइंग KVL इक्वेशन जो बन के लिखा मैंने, वो आ रहा है E माइनस RIT माइनस LdIT/dt।
dt इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ के आए हैं मैथ्स, वो बोलेंगे अच्छा इसको थोड़ा सा साफ सुथरा अरेंज कर देते हैं, तो कहेंगे इसको ऐसे लिख देते हैं कि L dit बाई डी टी प्लस आर आई टी इज इक्वल टू ई। दिस बिकम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ऐसा ही होता था कुछ, और फिर आप उसको सॉल्व करना सिखाया गया था आपको, जैसे भी करते हैं वो हमको नहीं करना है। ये तो सिलेबस से ही हिस्सा ट्रंकेटेड है, इसलिए हमें कोई भी सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा, इसलिए चिंता छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसा आपने सीखा है, जब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं उस तरीके से, तो मैं ये आई को आई टी के फॉर्म में रख रहा हूं, यानी टाइम के ही डिपेंडेंट क्वांटिटी दिखा रहा हूं, दर्शा रहा हूं, तो ये कहलाएगा टाइम डोमेन एनालिसिस। मैं टाइम डोमेन में ही इसको एनालाइज कर रहा हूं, मतलब करंट को मैं टाइम का ही फंक्शन बना के चल रहा हूं। तो थोड़ा सा आपके लिए वो कम्बरसम है या परेशान वाला है, ठीक है। लाप्लेस साहब आए, उन्होंने कहा कि आई हैव अ सिंपल वे टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। उन्होंने कहा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक अलजेब्रिक फॉर्मेट में, अलजेब्रिक फॉर्मेट, शक्ल बदल दूंगा, है ना। कि मैं भाई भारत से गया और मुझे खरीदारी करनी है, तो मैंने उसको डॉलर में रख दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि अमेरिका जा रहा हूँ, या अमेरिका से कोई व्यक्ति आएगा भारत, तो कहेगा रुपया में करो, कि वहाँ आसान है उस भाषा में बात करना। तो कहा कि मैं चेंज कर दूंगा इसको ऐसा शक्ल में कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, सॉरी एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा, ऐसा कुछ। अब इसको आसान होगा सॉल्व करना। यहां से मुझे करंट निकालना है, तो मैं आराम से सेपरेट कर दूंगा करंट को, ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा शक्ल में बदल दूंगा। ये टाइम डोमेन था, इसको कहते हैं एस डोमेन, एस डोमेन कहते हैं, ठीक है। और इसमें चेंज करके वापस मैं फिर वो कन्वर्जन फैक्टर लगाऊंगा, जो भी करूंगा, और यहां से मैं आई टी निकाल दूंगा बराबर जो भी होगा। सो इसको इसमें चेंज करने के बाद बड़ा आसान हो जाएगा इस करंट को सेपरेट आउट करना। बेसिकली हम अननोन को सेपरेट करने में तो प्रॉब्लम है, सीधा सीधा हम सीधा से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हमने अलजेब्रिक फॉर्मेट में चेंज कर दिया तो हम सीधा सीधा उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, इट इज इजी। सो अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक फॉर्मेट इज इजी टू सॉल्व, इज इजी टू सॉल्व, कहानी यही है, ठीक है। अब वो कैसे होगा, वो है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो मैंने आपको क्या किया, उद्देश्य बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको पद्धति बता देता हूं। पद्धति मतलब कि मेथड, टेक्निक, ठीक है, टेक्निक बता देता हूं, तकनीकी, ठीक है ना, तकनीकी। तो लाप्लेस साहब ने कहा, इनका नाम था पायरी डी सिमोन लाप्लेस, बड़ा नाम था महोदय। लाप्लेस साहब बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, पायरी डी सिमोन लाप्लेस। तो लाप्लेस साहब ने कहा कि कोई भी फंक्शन है अगर जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको मैं शक्ल बदल दूंगा, किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट बना दूंगा। एस को भी आप अंदर ही रखिएगा, हालांकि एस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको सिग्मा प्लस जे ओमेगा कहते हैं, जैसे एक्स प्लस जे वाई। बट अभी मुझे एस लेके चलना है, तो जो एस कैसे मैं एक्स मानता था वैसे मान लूंगा, जैसे एक्स स्क्वायर 2x ऐसे करके देखता था, वैसे एस को मान के चल सकता हूं। मेरे लिए फिलहाल ये एक वेरिएबल है, इसको तोड़ नहीं रहा हूं। तो कह रहा है कि मैं एफ टी को, यानी फंक्शन जो कि टाइम डोमेन में है, उसको मैं शक्ल बदल रहा हूं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। कैसे बदल रहा हूं, तो कहता है कि जो एफ एस है उसको बनाने के लिए क्या करता हूं कि एफ टी को एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पे पावर माइनस एस टी, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, और फिर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं इंटू डी टी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब क्या है कि रुपया आपको अगर मैं दूं अभी निकाल करके, ये लो बेटा 5,000 रुपये, वो प्रसन्न हो गया 5,000 रुपये सुन के।
अच्छा चलो 10,000 दे देते, 5 जन बुरा लग रहा है। ये लो 10,000 रुपये तुम्हारा ही है, वापस नहीं देना है। नहीं गुड्डू सोच रहा है कि अच्छा 10,000 मिल जाए तो मैं अगर आपको प्रश्न दे दूँ तो आप उसका बैठ के स्केल नहीं नाप लेंगे सर, जैसे एक बार मैं लेंथ नापूँ, ब्रेथ नापूँ, थोड़ा जाके वजन नापूँ, करोगे सब काम? आप ये जरूर चेक कर सकते हो कि सर का मामला है कहीं फेक तो नहीं, ठीक है, तो वो तो नहीं है, ठीक है। अगर बढ़िया है तो आप क्या बैठ जाओगे, सर पहले ये बताइए सर कि ये नोट बनता कैसे है। मैं कहूँगा जाओ खर्च करो। नहीं सर, हम खर्च करेंगे ही नहीं। हमें जब तक आप पूरा कहानी नहीं बताएंगे, नोट का कैसे उदय हुआ, हिस्ट्री कहाँ से आया, कब इसको बदला गया, इसका इतना ही डायमेंशन क्यों है, इतना ही थिकनेस, हम नहीं चेंज करने वाले। तो बाकी लोग क्या कहेंगे, नहीं बुद्धिमान है, अरे खर्च कर जाके यार, तू क्या टेंशन ले रहा है। तो मैथमेटिशियन ने भी क्या है, बहुत सारा कहानी है। अब हम अगर उसको समझने बैठ गए आज के दिन में, तो वो लंबी कहानी है, एक लंबी यात्रा है। तो आज हम उसका टेंशन छोड़ देते हैं। इतना जरूर है कि देयर आर सेवरल रीजन जिससे कि ये बात तैयार हुई है। लेकिन अगर हम आज इसमें इंटरेस्ट ले लिए तो हमारा बहुत सारा समय, ऊर्जा और उद्देश्य फिर होगा कि हमें इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो बुनियादी अगर इंटीग्रेशन आता है तो हमारा भी कहेंगे ठीक है चलो कन्वर्ट हो जाता है ना। इससे आगे क्या होता है, अभी फिलहाल हमारा मामला ये, तो गाड़ी यहीं रुकी रहेगी। तो गाड़ी यहाँ रोकना है या अभी मान लें 6 महीना नहीं तो रोक देंगे गाड़ी, ठीक है। 4th सेमेस्टर के बाद सीख होगा, 6th के बाद। तो ये ऐसा है कि कहा कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला उन्होंने। आप डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाते तो कभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक टर्म होता था, एक इंटीग्रेटिंग मल्टीपल किया है जिसको मैं -∞ से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करूंगा तो fs आ जाएगा। नाउ अगर मैं -∞ से इन्फिनिटी ले जाता तो उसको कहते हैं बाइलैटरल लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया शक्ल, ट्रांसफॉर्म कर दिया शक्ल। अब मान लीजिए कि मैं तो यहां क्लास ले रहा हूं, सपोज करिए अगर पीटर पार्कर क्लास ले रहा है, नहीं जानते हो, जानते हो। अब पीटर पार्कर क्लास ले रहा है और मान लीजिए कि उधर बिल्डिंग में कुछ आग लग गया, वह लोग चित्कार रहे हैं कि भाई बचाओ बचाओ, तो तुरंत जाएंगे कि आ रहा हूं मैं, जरा सा 1 मिनट, जरा चौक रख के आ रहा हूं। और फिर वो दौड़ते दौड़ते पीटर पार्कर जो कपड़ा चेंज करेंगे उधर स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन में ट्रांसफॉर्म हो गए वो। He transformed himself into Spider-Man? नहीं, मैं तो आयरन मैन हूं। मैं तो घर से निकलता हूं तो बच्चे पूछते कहा, मैंने कहा मुझे दुनिया को बचाना है, तो आप समझ गए कि मैं दुनिया को बचाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सडन सब कुछ बदल गया, जो डोमेन चेंज हो गया। सो आई एम ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनटू दिस। सो इसका, क्योंकि किसने सजेस्ट किया, लाप्लेस साहब ने, तो इसका नाम हो गया लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। क्योंकि और भी मैथमेटिशियन है, एक फूरियर थे जिन्होंने भी ट्रांसफॉर्म थे, उनका है फूरियर ट्रांसफॉर्म। ऐसे करके और भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें क्या, किसी भी इक्वेशन को जो हम नॉर्मली डील कर रहे हैं उससे कुछ दूसरा वर्जन में डील करना आसान है, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग। सो दिस इज नोन एज बाइलैटरल ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये एक्सिस के दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले रहा है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जरूरत नहीं पड़ती है -∞ से इन्फिनिटी की तरफ, उसका जो भी काम शुरू होता है t = 0 से शुरू होता है, तो कहते हैं 0 से ले लेते हैं, तो वो हो जाता है यूनिलैटरल लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। यूनिलैटरल मतलब एक पक्षीय, एक तरफ, हाँ एक पक्षीय वार्ता होती है ना, यूनिलैटरल। जैसे टीचिंग क्या है, यूनिलैटरल है या बाइलैटरल मेथड है कम्युनिकेशन का? एक मिनट में बाकी से सोचने दो। टीचिंग क्लास में हो रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो एक पक्षीय टॉक है कम्युनिकेशन या 2 पक्षीय वार्ता है? क्यों बाइलैटरल रख रहे हैं? तो जब बाइलैटरल होगा कम्युनिकेशन तो हम एक दूसरे को ज्यादा समझेंगे। गुड। तो जो भी आपके फैकल्टी बाइलैटरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं मतलब कि एक लेवल वो ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो अभी यूनिलैटरल बाइलैटरल समझा दिया मैंने। तो ये यूनिलैटरली हम करेंगे, 0 से इन्फिनिटी, है ना, से जाएंगे हम और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो कुछ बुनियादी चुनिंदा फंक्शंस हैं मैथमेटिकल, जो कि इसलिए हैं क्योंकि वो तो सिग्नल भी मिलता है हमें नेचर में, उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करके देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई इंटीग्रेशन आता है, अच्छी बात है, 2-4 क्वेश्चन मैं किताब में दे दिया है, उसी को लिख लीजिएगा, छोटा सा इंटीग्रेशन है, बाकी कोई आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। तो कह रहे हैं हम मेहनत कम कर देंगे, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है तो एक बार रिवाइज कर लो, बाकी एक टेबल तैयार करके दे देते हैं सीधा सीधा कि क्या क्या करना है। तो ये इंटीग्रेशन करके, इस्तेमाल करके, और लाप्लेस ट्रांसफॉर्म में टेबल तैयार कर दिया गया, ठीक है।
जैसे कि एक फंक्शन होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, मतलब ये फंक्शन कैसा बिहेव करता है समझिए, टाइम के t बराबर 0 पे शुरू होता है 1 वैल्यू लेके और ये आगे तक चला जाता है, यूनिट स्टेप फंक्शन। मतलब बेसिकली इसका मतलब है 1। यूनिट स्टेप मतलब होता है कि आप स्टेज पे देखे होंगे, दूसरा जो क्लास है 301 नंबर में, उधर एक स्टेज है, तो टीचर जब आते हैं तो एक स्टेप लेते हैं और फिर लगातार उसी पे रहते हैं, अगर वो आगे तक चला जाए तो यूनिट स्टेप है। सीढ़ी एक बार चढ़ गए तो यूनिट स्टेप। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी स्विच को ऑन करता हूं सोर्स के साथ तो सीधा ही डीसी वोल्टेज 5 वोल्ट मिल रहा है तो 5 वोल्ट मिलता रहेगा आइडियल कंडीशन में। तो ये 1 है, इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म मिलता है 1/s, ऐसे आएगा। अगर ये मैं कह दूं स्टेप फंक्शन है, सिर्फ यूनिट स्टेप नहीं है, यानी समथिंग कांस्टेंट है, k से दुगना हो तिगना हो, तो इधर आ जाएगा k/s। फिर वैसे ही अगर रैंप फंक्शन है t, यानी फंक्शन अगर टाइम के साथ ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इधर आ जाता है किताब एक बार देख लो, हाँ, t का आ जाता है 1/s²। मतलब इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जब मैं ऐसे लगाऊंगा इसको e पे पावर -st इंटू टी डी टी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, फिर आप आई लेट यूज करिए, आई लेट यूज करिए, जानते हैं ना आई लेट, आई एम लेट नहीं बोल रहा हूँ, आई लेट बोल रहा हूँ। तो अगर याद हो थोड़ा थोड़ा याद करो, पिछले जन्म में तुमने पढ़ा था ठीक है, तो वो जा करके, हाँ मुझे ऐसा ही याद कराना पड़ता है तुम्हें हर बार एक सेमेस्टर गुजरने के बाद। वो मुझे याद आता है, वो एक पुराना मूवी दिखाएगा ना, उसमें कार जाके ख़राब हो जाएगी अंधियारी रात में, फिर वो कहीं ढूंढेगा, फिर दूर एक हवेली होती है, उसमें लाइट थोड़ी जल रही होती है, फिर वो हीरो जाता है, फिर किवाड़ खुलता है, उसमें एक बूढ़े बाबा निकल के आ जाते हैं, ऐसा लालटेन लेके ऐसे झांकते रहते हैं डराते हुए, आ गए, आखिर आना था तुम्हें, याद करो तुम यहीं रहते थे, तुम्हें याद करो सर्किट थ्योरी ठीक है, याद करो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो ऐसे करके, तो याद करो आइलेट, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे करके एक्सप्रेशन मिलते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके साइन का फंक्शन आएगा, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। आप देखिए एक बार टेबल खोलिए, बुक मैंने भेजा हुआ है, वो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म टेबल है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है। ये इतना लिख दिया, जैसे ई पे पावर टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ई पे पावर ए टी, तो हाँ -at, तो हो जाएगा s+a, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर करना है तो यहाँ करके देखना, e पे पावर -st इंटू ई पे पावर -at dt 0 से इन्फिनिटी, ऐसा ही होगा मान लीजिए इसका। तो ये आप ले लेंगे e पे पावर -s+a इंटू टी डी टी, अगर किसी को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन याद हो, फिर s+a को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा समथिंग z से, तो अगर मैं s+a को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा z से, तो d ये हो जाएगा सॉरी इंटू dz, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा e पे पावर -zt इंटू dz, और फिर e पे पावर x इंटू dx होता था, गिनी पावर x, और ऐसे करके वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे करके आ जाएगा 1/s+a, कर लेना, उसको छोटा छोटा इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन पे नहीं आ रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ आज के दिन में कि आता है तुम्हें इंटीग्रेशन। वैसे मैंने पूछा था कि इसका क्या मतलब है, तो शायद अब तुम सीख गए थे, बताया था मैंने कि चेरापूंजी का क्या मतलब है। ये ऐसा है ना, सांप नहीं, गाना है ना, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, ऐसा नहीं लग रहा है नाग है डस लेगा नहीं। ex dx इक्वल टू क्या होता है, ex + c, ऐसा होता है ना। तो व्हाट इज दिस, साइन ऑफ इंटीग्रेशन आई क्यों नहीं है, फिर भूल गए, जल्दी जल्दी भूलते हो। ये पूछा नहीं, ये साइन आई का तो है नहीं, एस का क्यों है, एस फॉर स्नेक, हाँ एस फॉर एस के माइनस क्यों है, हाँ इट इज समेशन, बट समेशन में हम कहते हैं जोड़ते हैं। कभी जो चीज खंड खंड में था, देयर आर टू थिंग्स, समेशन एंड इंटीग्रेशन। अगर मैं आपको टेबल कहूं कि यार लकड़ी का टेबल बनाना है, ध्यान से समझिएगा,
तो दे आर टू मेथड्स टू मेक अ टेबल। वन इज़ कि आप एक पेड़ काटेंगे, पेड़ में से पटरा अलग करेंगे, टॉप टेबल टॉप 4 लेग्स बनाएंगे, फिर उसको ड्रिल करके लगाएंगे, बांधेंगे। दूसरा, मैं उस पेड़ को छील छल करके सब कुछ हटा दूंगा, सिर्फ वो पैर रह जाएंगे, ये वो कभी भी अलग नहीं था। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? खाना खाते हैं ना होटल में, तो एक थाली देता है, ऐसा 4-5 कटोरी अलग से देता है, तो वो आप जोड़ रहे हैं सबको। और एक है ना, एक ही में बना हुआ है वो, उसके अंदर खांचे बने हुए हैं, हम लोग खंदा बोलते हैं, तो वो इंटेग्रेटेड है, वो अखंड है, वो कभी खंडित ही नहीं था। तो इंटेग्रेट का मतलब वो अखंड है। और समेशन में हम जोड़ते हैं, तो समेशन जब हम जोड़ेंगे तो पीसेस आपको दिखाई देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब कि इतने स्मॉल माइक्रो लेवल पे थे कि वो कभी भी अलग नहीं महसूस हो रहे हैं, आपको सामने से लगे एक बराबर है। सो इंटीग्रेशन इज द समेशन विद लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनाइट लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। मुझे पढ़ाना पड़ा एक स्टूडेंट को, वो बोला मज़ा आ गया। तो इंटीग्रेशन चूँकि समेशन से आ रहा है, समेशन करते हैं जब n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी समथिंग जो भी फंक्शन है, तो उसको हम दिखाते हैं सीधा ऐसे, इसीलिए इंटीग्रेशन ऐसा कुछ है। ये डेल्टा x होता है, तो उसके बदले हम इसको लिखते हैं, है वो समेशन है, बट इन्फिनाइट जो है वो इनफाइनेटिजिमली स्मॉल कंपोनेंट से जोड़ के बन रहा है, तो इंटीग्रेट है। तो ऐसे करके ये टेबल एक बार खोलिए, टेबल 1 लाप्लेस ट्रांसफॉर्म का जो टेबल है, वो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अभी फ़ोटोकॉपी कर लीजिए या नेट पे भी डाउनलोड कर लीजिए, सारा नहीं, इंपॉर्टेंट जितने उस किताब में उतना इनफ है। उसका एक माइक्रो बना लीजिए, ठीक है, उसका एक माइक्रो बना लीजिए, और अभी एक हफ्ता जो है रोज़ लेके आइए और सोचिए कि मुझे यार हाँ ऐसे करके देख लिया, ताकि एग्ज़ाम के दिन उस माइक्रो की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि उस दिन ऐसे देखोगे, तो ऐसा करो अभी से 10 दिन देखो, फिर 11 दिन देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि दिमाग एक्टिवेट हो जाता है ना। तुम बड़े किताब को अच्छे से नहीं पढ़ते, छोटा तुम अक्षर जल्दी पढ़ते हो ऐसे करके, तो इसलिए मुझे लगा कि सीधा माइक्रो बनवाते हैं, इससे पैसा बचता है। लेकिन अभी से माइक्रो से लिखना शुरू कर दो, देख देख यार, चीटिंग रोज करना है प्रैक्टिस, तो एग्जाम के दिन आपको चीटिंग नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पॉइंट इज डैट कि गो थ्रू इट सेवरल टाइम। जैसे आप अपने घर से आर्यभट्ट आते हो तो रास्ता याद हो जाता है ना, कि रोज लिखते हो ये दुकान है, बाएं तरफ बनिएगा दुकान है, दाएं तरफ मदर डेयरी, नहीं ना, आप रोज आते जाते आते जाते जाते आपके दिमाग में बैठ जाता है। सो थोड़ा रोज आओ जाओ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म से, उसको फोटो चिपका के सामने रख दो, ये 2 बुनियादी बातें, और थोड़ा इस्तेमाल करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको 2 ही 3 तरह के सवाल दिए जाएंगे, या तो कोई सिग्नल दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म सिग्नल लिख दो। अब सिग्नल क्या है कि अगर मैंने आपको ऐसे करके दिया कि भाई e पे पावर -80 प्लस e पे पावर -280 प्लस e पे पावर -380, ऐसा सिग्नल दे दिया, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंडिविजुअल सिग्नल, तीनों का जोड़ है। तो आप जैसे इंटीग्रेशन करते थे अलग अलग जोड़ सकते थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ सम इज सम ऑफ इंटीग्रेशन, तो वैसे ही आप लाप्लेस ट्रांसफॉर्म भी अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। तो आप सीधा कह देंगे कि भाई 1 + a है 1/s प्लस ये 2a है, क्योंकि ये देखना हमें, और 1/s प्लस 3a, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म है कि अगर हमारा जोड़ है तो आप उसको तोड़ सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अगर है, मैंने कोई 2 सिग्नल को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दे दिया है कि sin ωt इंटू cos ωt सिग्नल है ft, तो मैं कह रहा हूँ इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालो। तो आपको फॉर्मेलिटी थोड़ा दिखाना भी है, जैसे आपके यहाँ कोई आएगा, मैं आऊँगा, गुस्सा तो आएगा, ये नंबर काटा था मेरा, लेकिन क्या करूँ, चाय तो पिलाना पड़ेगा। सर आइए सर चाय हुआ है, तो वे माँ को या बोला क्या करें, अब आ गए तो ठीक नहीं है मामला। तो ऐसा ही कुछ फॉर्मेलिटीज़ है। तो तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो थोड़ा फॉर्मेलिटी रहने देना, दिखाना। तो तुम ऐसे क्वेश्चन देगा ft बराबर ये लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालिए, तो आप लिखिएगा कि गिवन द फंक्शन ft इज sin ωt इंटू cos ωt, सो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन ft, ऐसे दिखाते हैं, है ना, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, और उसको आप करली ब्रैकेट में दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे थोड़ा l दिखाते हैं, फिर करली ब्रैकेट में उस फंक्शन को लेके आते हैं कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। अब इतना नहीं हम लोग करते हैं, मैं थोड़ा ऐसा बना देते हैं, चल जाता है, ठीक है, बट ऐसे करना, इज इक्वल टू डिनोटेड बाई fs
अब आपको पता है कि एफ टी तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को तो तोड़ के अलग कर नहीं सकते हो, लेकिन क्या साइन थीटा कॉस थीटा से कुछ याद आया? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता तो ये साइन 2 ओमेगा टी हो जाता, और फिर साइन ओमेगा टी का देखो टेबल क्या लिखता है, साइन ओमेगा टी का देखो टेबल पे क्या लिखता है वैल्यू, ओमेगा होगा, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर है, ए अपॉन नहीं होगा, साइन ओमेगा टी ओमेगा अपॉन है ना, यही है ना। तो अब अगर मैं कह रहा हूं साइन ओमेगा टी का मालूम है तो साइन 2 ओमेगा टी का क्या होगा? तो जहां जहां 2 ओमेगा है उसको मन में मान लो ओमेगा डैश है। साइन 2 ओमेगा टी को मैं लिख सकता था ना अपने मन में साइन ओमेगा डैश टी, तो अगर यहां लिखता तो क्या होता? ओमेगा डैश बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश का स्क्वायर, या ओमेगा डैश को खोल दूं तो 2 ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। तो हो गया लाप्लेस ट्रांसफॉर्म इसका, लेकिन इधर नीचे हाफ भी है तो इसको 1/2 भी करना पड़ेगा, तो फिर ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ऐसा आएगा ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन किताब में उतना पूछे, ये तो मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना हार्ड आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन 90 पे स्कूटर चलाना सिखा दूंगा तो 60 पे तो चला ही लोगे तुम, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या सकता है, सिग्नल्स दिया जा सकता है कि जिसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लिख दीजिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल दिया जा सकता है जिसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लिख दीजिए। इसी तरह के 2-3 कॉम्बिनेशन हो सकता है, जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, या भागा फॉर्म में हो। अब उसको तोड़ दीजिए आप, इतना ही काम। अब ये अगर कोई सिग्नल है एफ टी जिसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म है एफ एस, तो अगर मैं किसी सिग्नल को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो भी तो एक फंक्शन ही है, नहीं है? उस फंक्शन को अगर मैं एफ डैश टी कहता हूं तो उसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ डैश एस, लेकिन चूंकि एफ टी तो इससे रिलेटेड है तो ये इससे रिलेटेड है, तो क्या हो जाता है, एक्चुअली हो जाता है एस एफ एस। अगर डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, कुछ हटा के चल रहा हूं मैं इसमें से, ठीक है, कुछ इनिशियल कंडीशन होते जो नहीं दिखा रहा हूं, तो इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस स्क्वायर एफ एस। कितना साफ सुथरा है। वैसे अगर इंटेग्रेशन है तो हो जाएगा एफ एस बाई एस, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलेगा ना इतना? हाँ चलेगा, क्योंकि अब हम लाप्लेस ट्रांसफॉर्म सीख चुके हैं। हमारे मैथ के प्रोफेसर थे प्रोफेसर एन तिवारी, अब तो शायद नहीं होंगे, वो हमारे टाइम में वो रिटायर्ड थे, 70+ थे। तो वो पूरा मैथ पढ़ाने के बाद बोलते थे तुम लोग समझदार बन चुके हो एक्सेप्ट करा, अब तुम सीख चुके हो मैथ, है ना। तो मुझे भी वो चीज़ याद आ जाती है उनकी कि अब तुम सीख चुके हो। तो अगर मैं मान लूँ कि थोड़ा आप अभी होल्ड कर पा रहे हो दिमाग में, झांक लेना किताब में, तो अगर मैंने आपको कहा कि देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, एल डी आई बाई डी टी, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी प्लस आर इंटू आई एज ए फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ई। है ना, इज इक्वल टू ई। या मैं इसको भी थोड़ा टाइम का ही फंक्शन ले लेता हूं, ऐसे ये भी कर लेते हैं, ठीक है। बाद में चलेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं सॉल्व करो आई के लिए, तो हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें लाप्लेस ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन वो सवाल पूछ नहीं रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर? क्वेश्चन कहेगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस पे लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाओ, और कुछ नहीं करो। तो आप लगा दोगे अप्लाइंग लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो आपने लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगा दिया ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब आपने तोड़ा इसको अलग अलग, तो इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? s इंटू आई एस। जैसे मैं कह रहा था एफ टी था तो उसका एफ एस था, डी एफ बाई डी टी का क्या हो गया था, आ जाओ, एस एफ एस। तो जो स्मॉल, हाँ लो यार, तो मैं यहां जो स्मॉल कैप ये है अल्फाबेट है, उसको कैप्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, सिंपल। तो मैं कह रहा हूं इसका हो गया आई एज ए फंक्शन ऑफ एस इंटू एस प्लस आर। अब जैसे एफ टी का एफ एस था तो आई टी का
आई एज ए फंक्शन ऑफ एस इज इक्वल टू ई टी का ई एज ए फंक्शन ऑफ एस। हो गया, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लग गया, काम खत्म। टेबल याद होना चाहिए, इसलिए बोला है कि माइक्रो बनाना जरूरी है। नहीं, अभी माइक्रो बनाना जरूरी है, एग्जाम के दिन मजबूरी है, तो मजबूरी से पहले जरूरी का काम कर लो, मजबूरी चली जाएगी। ठीक है, तो इतना पे हो गया। अगर कहेगा अप्लाई करो, अप्लाई कर दिया, काम खत्म हो गया अप्लाई करने का। लेकिन हम जाना कहाँ चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? हमारे लिए अननोन क्या है? हम कहते हैं जब सॉल्व, टी नहीं, हम जब कहते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम चाहते हैं क्वांटिटी अननोन कौन सी है? करंट। हम यही तो जानना चाह रहे थे कि जब आरएल सर्किट को मैंने एक्साइट किया किसी डीसी सोर्स से, तो करंट का क्या वैल्यू है किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पे, जो हमने ये निकाला किसी भी टाइम पे। तो एक तो स्टेडी स्टेट पे तो 2 एम्पियर आया था, लेकिन उसके पहले तो अलग अलग समय पे अलग लगाएगा। तो अगर मैं एग्जैक्ट इस समय पे इतना, इस समय पे इतना, समय इतना, तभी तो मैथ का मजा है। तो हम जानना चाहते हैं आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, है ना? तो उसके लिए हम यहां से आई को बाहर निकाल लेते हैं, जो अननोन होता है उसको एक तरफ कर लिया, नोन को एक तरफ कर लिया। तो अगर ये अननोन है तो आई एस कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा एस एल प्लस आर इज इक्वल टू ई एस। तो ये क्या है? ये है इनपुट, इनपुट करंट क्या है? आउटपुट। करंट क्या निकल रहा है? आउटपुट निकल रहा है। और ये क्या निकल रहा है? इनपुट निकल रहा है। ठीक है, मान लिया ना, इनपुट और आउटपुट तो मान लिया कि नहीं माना? नहीं माना तो मुझे बंदूक लेके आना पड़ता है, ऐसा मैं लगा के बोलता मान लिया, बोलता हाँ मान लिया मान लिया मान लिया। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं? आउटपुट। तो आउटपुट कितना हो गया? आई एस इज इक्वल टू हो गया ई एस बाई एस एल प्लस आर। अब मैं जो भी इसको सॉल्व कर लूं, बाद में एक और टर्म होता है इनवर्स लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। मतलब मैं इसको वापस टाइम डोमेन में कैसे लाऊंगा, क्योंकि इसको इधर ला दूंगा, उसको उधर ला दूंगा, वो आईटी बन जाएगा लेफ्ट साइड, सारा कुछ टाइम डोमेन में सॉल्व हो गया। अब मैं वहां नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ फॉर्मेशन तक जाना है। अब यहां तक समझ गए ना? अब अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आउटपुट बाय इनपुट क्या है, ऐसे भी देख सकता हूं इस चीज को कि आउटपुट बाय इनपुट क्या है। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है, प्रोवाइडेड, इनिशियल कंडीशन 0। अब वो मैं नहीं लेके जा रहा हूं सर्किट थ्योरी तक उतना दूर। अगर आपने आरएस सर्किट या आरसी सर्किट सॉल्व किया होगा तो 2 तरह के सवाल आते थे। एक है कैपेसिटर पहले से चार्ज है और फिर नया चार्ज क्या आएगा, तो वहां इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है। हम जो बता रहे हैं वहां क्या है, हर चीज डिस्चार्ज है, ना तो इंडक्टर में इनिशियली करंट बह रहा था, ना कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज है। यही 2 कंडीशन होंगे सर्किट थ्योरी में। तो इनिशियल कंडीशन जब 0 है तब आउटपुट बाय इनपुट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एस एल प्लस आर। ऐसा हो गया? अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया? लिखते नहीं हो ना तुम लोग सीधा इंस्टॉल करते हो दिमाग में, नहीं सीधा ट्रांसफर होगा। देखो क्या है, कितनी बार भी वीडियो देखना अच्छी बात है, बट पेन और कॉपी जब लेके बैठे हो, ये तो लेके बैठो, लिखो, थोड़ा सुनो थोड़ा लिखो। मैं बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ, तो अगर आपको लिखना मैं 2 मिनट रुक जाऊँगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो तब ज़्यादा इफिशिएंटली इन्वॉल्व है। दिमाग जो है या मन पता है ना कहाँ होता है? कहाँ होता है? हाँ, मन और दिमाग में अंतर है कि नहीं? दिल और दिमाग नहीं, वो दिल है कि मानता नहीं। हमारे टीचर जब हार्ट का चैप्टर आता था तो बोलते थे देखो ये दिल वही दिल है जो मानता नहीं। ठीक है, तो हाँ क्या हुआ, दर्द दिल तो दर्द लीवर। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, आप लोग लिखिए, क्योंकि जो दिमाग है वो बहुत
उत्पाती है, एक बंदर होता है ना, बंदर कभी स्थिर नहीं बैठेगा, उछलेगा, कूदेगा, इधर भागेगा, ठीक है। तो उसको बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा तगड़ा घोड़ा है अगर, स्ट्रॉन्ग अरबी घोड़ा, तो उसको काबू में करने के लिए क्या है ना, कई फंदे लगाने पड़ेंगे। तो दिमाग को अगर आपको वहाँ ला के आना है, तो अगर आपने लिखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, आंखों से देखना, तो 3 इंद्रियां तो आपने इस्तेमाल कर ली, तो आपका मन फिर भी उस दिशा में थोड़ा लगेगा। क्योंकि देखो 100 वाट का बल्ब होता है, 100 वाट का लेज़र लाइट होता है, अंतर समझ में आता है ना, दोनों 100 वाट का होता है। फोकस क्या करता है, रोशनी जब आती है धूप की, कागज़ गर्म हो जाएगा, लेकिन लेंस से क्या होता है, तो जला दो ना यार, थोड़ा फोकस करो सारा ताकत को, नहीं हाँ थोड़ा आया जोश, नहीं आयुष, नहीं तो थोड़ा फोकस करो अपने पावर को, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, दिस इज पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स तो बना लें हम बहुत सारा, ठीक है। हाँ तो ये समझिएगा कि अगर मैं इस आरएलसी सर्किट को ऐसे एक ब्लॉक में दिखाना चाहूँ, बहुत आसान होता है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, हम बहुत चीज़ों में करते हैं, कॉलेज भी आप जाते हैं, इसने तो एक नक्शा दिखाता है, ब्लॉक्स यहाँ बने हुए हैं। सो इसमें कहेंगे कि एक इनपुट है और एक उस कारण आउटपुट है ना। तो अगर मैं टाइम डोमेन में कहूँगा तब तो कहूँगा L di/dt प्लस समथिंग, मैं अलग नहीं कर सकता हूँ इनपुट और आउटपुट को, मैं इनपुट और आउटपुट को डिफरेंशियल इक्वेशन में साफ साफ अलग नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं एस डोमेन में आ जाऊंगा तो इनपुट और आउटपुट को मैं अलग कर पा रहा हूं, बिल्कुल। ये ES है, ये IS है, और ये 1/SL+R। तो आउट इनपुट जो मैंने दिया उसका असर ट्रांसफर होके आया दिस आउटपुट में। मैंने अगर ES दिया तो करंट आया, यानी इसका इफेक्ट इधर ट्रांसफर्ड हुआ। तो ये जो चीज़ है इसको बोला कि ये है ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि फिर ये किसी क्वांटिटी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो पूरा RL सिस्टम को S डोमेन में मैं 1/SL+R से दर्शा सकता हूं मैथमेटिकली। वहां मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में दर्शाना पड़ेगा और इनपुट और आउटपुट को मैं अलग नहीं कर सकता हूं। लेकिन S डोमेन में मैं इनपुट को, आउटपुट को और सिस्टम को अलग अलग मैथमेटिकली लिख सकता हूं। तो ये ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये जो आउटपुट बटा इनपुट है यही ट्रांसफर फंक्शन है। तो पहले करना क्या है, कोई भी इंजीनियरिंग सिस्टम आपको मैकेनिकल सिस्टम पढ़ा दिया जाएगा या इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ा दिया जाएगा। मैकेनिकल सिस्टम का मतलब है मास है, स्प्रिंग है, डैम्पर है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब है R है, L है और C है, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। और उसका आप इक्वेशन लिखिएगा। तो मैकेनिकल सिस्टम है न्यूटन लॉ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है KVL एंड KCL। वो लिखने के बाद आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन की प्राप्ति हो जाएगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आप लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगा दीजिए और लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगा के आउटपुट बाय इनपुट को एक तरफ कर दीजिए, जो बाकी बचा एक तरफ कर दीजिए। तो बाकी जो बचा काले चोर ले गए, बाकी जो बचा वो ट्रांसफर फंक्शन। तो आपको बहुत ज्यादा कोई बोलेगा तो कहेगा ट्रांसफर फंक्शन निकाल के दिखाओ किसी सिस्टम का। जैसे मैंने आपको RL सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकाल के दिखा दिया। समझ में आ रही है बात? इतनी सी बात है। ऐसे ही RC सिस्टम का निकाल के दिखाओ। अगर मैं एक RL सर्किट नहीं RC सर्किट दूं, मान लीजिए R है और C है, एक RC सर्किट है और ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने एट एनी, ऐसे दिखा रहा हूं तो इसलिए इसको दिखा नहीं रहा हूं इसका स्वभाव, बस ऐसे दिखा रहा हूं। ये एनी टाइम T है, स्विच है एट T = 0, तो डेफिनेटली है करंट फ्लो करेगा IT और ये C है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो, मतलब S डोमेन में जाओ और S डोमेन में आउटपुट बाय इनपुट क्या है, सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे S डोमेन में। तो आपको काम शुरू करना पड़ेगा टाइम डोमेन से। तो आप काम वही करेंगे, KVL लिखेंगे, आप लिखेंगे राइटिंग KVL। तो राइटिंग KVL यहाँ से चले तो आपने कहा भाई ये है ET, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ गए तो -RIT, ठीक है। या आपको दिक्कत लग रहा है तो आप ऐसे करो ET -VRT, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा
माइनस वी सी टी बराबर 0। अब आप बताओ वी आर का क्या रिश्ता है करंट और वोल्टेज का, और कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज का क्या रिश्ता है? ये सर्किट थ्योरी का मामला है, सर्किट थ्योरी का मामला है। करंट का, वोल्टेज का, इंडक्टर का आपस में क्या रिश्ता है करंट वोल्टेज का? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, आर का, एल का और सी का क्या नाता है? वोल्टेज और करंट का क्या नाता है? वो भी अगर मैं कह रहा हूं एज ए फंक्शन ऑफ टी है। आई आर टी, वी आर टी, आई एल टी इज इक्वल टू, सॉरी, ई एल टी इज इक्वल टू एल डी आई एल टी बाई डी टी, एंड आई सी टी इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी। ऐसा पढ़ा है? वही याद करो। नहीं याद आया लगता है इसको? तुम्हारे बल का मुझे याद कराना पड़ता है। नहीं, जैसे जामन ने याद कराया उन्होंने, मुझे भी तुम्हें याद कराना पड़ेगा। ये देखो तुमने बचपन में क्या क्या किया था, कितने सारे टीचर को तंग करके आए हो तुम, नर्सरी में, एमसीडी स्कूल में, कहीं केंद्रीय विद्यालय में। अपनी शक्ति को याद करो। नहीं याद करके इधर लगाओ, तो ऐसे ही याद करो। सो ये है ई टी माइनस ये हो गया आर इंटू आई टी, क्योंकि सेम करंट है, माइनस वी सी जो होगा ना वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/c आई सी टी डी टी का इंटेग्रेशन। वो डिफ्रेंशिएशन का रिश्ता है, तो वोल्टेज का इंटेग्रेशन। अब मैं लगा दूंगा इस पे लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। जब लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा, मैं सीधा लगा के दिखा रहा हूं, तो ये हो जाएगा ई एस माइनस आर आई एस माइनस ये कहा था ना आई एस बाई एस हो जाता है, बोला था ना इंटीग्रेशन का सीधा, इक्वल टू 0। अब क्या इसमें से करंट अलग कर पाओगे? हाँ, करंट अलग कर दोगे? करो, बताओ क्या आएगा, बताओ। मैं ही बताऊं? सर आप ही बता दो, हम भी तो देखें, आपको मालूम है कि नहीं, हम तो यहाँ बैठे चेक करने तो आई एस मतलब आई एज ए फंक्शन ऑफ एस आ जाएगा, इधर ई एस है, बाकी उधर लेके गया, ई एस बाई आर प्लस 1/SC। तो अगर मैं आउटपुट बाई इनपुट देख रहा हूं तो 1/R+SC, या आप SC को ऊपर ले जाइए और इसको 1+SCR ऐसे कर दीजिए। ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन ऑफ RC सर्किट। अध्याय समाप्त हुआ। इति श्री कंट्रोल सिस्टमे द्वितीय अध्याय ट्रांसफर ऑफ फंक्शनम लाप्लेस ट्रांसफॉर्म समाप्त। एक बार प्रेम से बोलिए इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की जय। इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। ट्राइड कि मैं 1 घंटे में आपको बताऊं, ताकि अब अगला 2 घंटे में तो कम से कम समझ जाओ। मैं बहुत उसको ये नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक आपको काम दे रहा हूं, कितना टाइम हो रहा है? 11:10 हो रहा है। एक ना मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम होता है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, शायद चेक करिएगा आपकी किताब में, ठीक है। वो आप देख के जाइएगा, अगर उसमें भी दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी मैंने और जो पहले के वीडियोस डाले हैं कंट्रोल सिस्टम में, उसमें भी वो कहीं है, लेकिन थोड़ा वृहद है, 1-1 घंटे का अध्याय है या 1.5 घंटे का, तो उसमें से थोड़ा छाट के पहुंचना पड़ेगा। मुझे दिख गया तो मैं उसको वो टाइम ये कोड कर दूंगा, लेकिन वो मैं काफ़ी लेंदी बताया हुआ हूँ। मैं थोड़ा सा फिजिक्स भी समझाया है, थोड़ा वृहद, तो अभी एग्ज़ाम के हिसाब से उतना वृहद नहीं जाना है। बट मुझे लगता है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया, ट्रांसफर फंक्शन समझ में आ गया। ट्रांसफर फंक्शन आपसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पूछा जाएगा या मैकेनिकल का। इलेक्ट्रिकल का मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया, 2-4 और आप देख लीजिएगा, और इतना ही, दैट्स इट। हाँ बेटा बंद कर दूँ चैप्टर? कैपिटल आई क्या? हाँ बाई एस। अच्छा, ये समझ में नहीं आया। यहाँ मैंने बताया था कि कोई भी अगर फंक्शन है
जिसका कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म है ऐसे एफ एस। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ले रहा हूं यानी एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन, तो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफ एस बाई एस। तो अब मैं यहां इंटीग्रेशन किसका ले रहा हूं, 1/c तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, तो आई टी डी टी बचा, और आई टी टी का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, आई एस बाई एस, और 1/c फिर वहां लिख दिया। ठीक है, तो टेबल याद रखिएगा, ठीक है ना, जो बता रहा हूं मैं, टेबल को दिमाग में रखिए, टेबल को देख के लाप्लेस ट्रांसफॉर्म कर देना है, और सबको एक तरफ कर दिया अननोन और नोन को, तो ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। हो गया, बंद करूं।